नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जिसका नाम रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है। देखिए, रोमेश थापर एक पत्रकार थे और जिनका एक क्रॉसरोड्स नाम करके वीकली इंग्लिश जर्नल रिलीज होता था। तो बेसिकली रोमेश थापर एक लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट थे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे और वो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ करते थे, अपना क्रिटिकल एनालिसिस देते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक भय आया, जो मद्रास की गवर्नमेंट थी, कि कहीं इनके जो क्रिटिक्स हैं उसको लेकर लोग में कहीं ऐसा भावना ना आ जाए कि ये सरकार गलत कर रही है या ख़राब कर रही है, जिसके कारण इनकी सरकार गिर जाए। मतलब एक तरह का भय आ गया गवर्नमेंट के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के तहत उनका सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो जर्नल है वो हमारे मद्रास में सर्कुलेट नहीं हो सकता है। अब ये चीज़ रोमेश थापर जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये कोई रीज़नेबल नहीं है, ये कहीं से भी रीज़नेबल नहीं है ये बात कि आप पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ये वाला एक्ट मेरे ऊपर लगा देंगे, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज ए में मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये साफ साफ ये जो एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, ये मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, इसको आप रद्द कीजिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। उसके बाद बात ये फंसी कि अब आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम तो मिली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट ये एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है। अब जब एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो इसका मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसके किस में थे, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में थे। बट जब तक ये जजमेंट आया नहीं था तब तक इस जो रिस्ट्रिक्शन थी उसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन मेंशन थी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर हैम्पर होती है तो इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे वो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कर्टेल कर सकती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को। ठीक है। बट रोमेश थापर जी का ये कहना था कि आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कहीं से भी आर्टिकल 19 2 के एम्बिट में नहीं आता है, ना ही वहाँ पे स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन है। और जो पब्लिक ऑर्डर है और जो पब्लिक सेफ्टी के नाम पे जिस ग्राउंड पे इन्होंने मेरे जर्नल को बैन किया है वो कहीं से भी रीजनेबल नहीं लगता है, और ना ही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये मेंशन है पब्लिक ऑर्डर वर्ड और पब्लिक सेफ्टी वर्ड। ठीक है। तो पहला केस यही फंसा कि क्या जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो क्या उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। सेकंड ये फंसा जो रोमेश थापर जी ने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर वाला जो एक्ट लगाया था गवर्नमेंट ने, क्या वो आर्टिकल 13 में जो मेंशन है कहीं ना कहीं उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 13 में हमें बताया गया है कि अगर कोई भी एक्ट, लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो वॉइड होगा, वो इलीगल होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है। तो ये दो केस फंसे थे, दो डाउट आ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें ये बोला कोर्ट ने कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है वो हमारे हमारे जो प्रोपोगेशन है, जो हम अपने व्यक्तित्व को निकालते हैं, अपने व्यू को निकालते हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड करता है। और जब तक हम किसी चीज़ को बोलेंगे नहीं, सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो वो फ्रीडम कैसी हुई, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे हुआ। तो हर व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको बोलने का हक है, अपनी बातों को सर्कुलेट करने का हक है, और वो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन के अंदर ही आता है, वो इंश्योर किया जाता है उसके अंदर में। और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिस देश में रहता है वहीं पे ना डेमोक्रेसी कहलाएगी। अगर आप बोलने नहीं देंगे, किसी को अपने बात को रखने नहीं देंगे, तो वहाँ डेमोक्रेसी कैसे होगी, वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे, फाउंडेशन उसकी होगी, कैसे बनेगा वहाँ पे। और ये एक पॉलिटिकल इनलाइटमेंट करता है लोगों के बीच में, लोगों को पता चलती है। देखिए, मीडिया हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को अवेयर करने के लिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में, उनको आंसरेबल बनाने में, यहाँ तक गवर्नमेंट को गिराने और बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो भैया, पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए, फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। और जो ये लिबर्टी है, लिबर्टी जो जो प्रेस की लिबर्टी है, वो एक एसेंशियल पार्ट है
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, आप उसे वायलेट नहीं कर सकते हैं। ये अहम भूमिका निभाती है प्रेस, आपको उसमें ही इंक्लूड करना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही लिबर्टी ऑफ प्रेस को इंक्लूड करना होगा। आप उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं बनाएंगे, ना फंडामेंटल राइट बनाएंगे, वो उसी के अंदर इंक्लूड होगा। हालांकि वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट इसमें आप सिर्फ एक आशंका के कारण कि हालत ख़राब हो जाएगी, पब्लिक सेफ्टी डिस्टर्ब हो जाएगी और कोई रीजनेबल ऐसा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है वो, तो आप इस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। अब जो इसका इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा कि एक तो रोमेश थापर का जो केस था उसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया इसको अमेंड करने से। कैसे? क्योंकि देखिए भैया, उनको दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, जजमेंट पास कर देंगे और हम रोक टोक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मैं वेग होके बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको समझ आ जाए चीज़ें, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस आर्टिकल में जो एक्सेप्शंस हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें पब्लिक ऑर्डर का मेंशन नहीं है और जिसके कारण ये केस हार गए। तो उन्होंने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में अमेंडमेंट करते हुए, जो पहले क्या मेंशन था, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंशन था, उसके साथ इन्होंने सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी मेंशन कर दिया। अगर हैम्पर होती है तो ये कटिल कर सकते हैं आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए को, सब क्लॉज ए को। और उन्होंने मेंशन किया फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन नेशन, पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होता है, डिसेंसी और मोरालिटी डिस्टर्ब हो, सॉरी डिसेंसी और मोरालिटी अगर होती है हैम्पर, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, डिफेमेशन होता है, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कि किसी को भड़काया गया हो, उकसाया गया हो, जिसके कारण राइट हो जाए, एनार्की फैल जाए, उस केस में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का कर्टेल कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो जजमेंट था वो पूरी तरीके से इन्होंने उसको एक तरह से उसका इफेक्ट ही नहीं हुआ, उस जजमेंट को ही बेकार कर दिया ये अमेंडमेंट करके। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये आप रीजनेबल है ही नहीं बिल्कुल कहीं से ग्राउंड जो आपने लगाया है इन पे बैन। उन्होंने सीधा मना कर दिया, आप ऐसे बैन नहीं कर सकते, पर आपने तो अमेंड करके पब्लिक ऑर्डर उसमें मेंशन ही कर दिया कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, हैम्पर होगा। अब ये चीज़ भैया कौन स्पेसिफाई करेगा कि पब्लिक ऑर्डर क्या डिस्टर्ब होगा, किस बेसिस पे होगा? ये तो काफ़ी वेग है, काफ़ी एम्बिग्यूअस है। ठीक है, तो ये हमारा जजमेंट था। तो कंक्लूजन यही निकला कि रोमेश थापर एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने उनका एक वीकली जर्नल रिलीज़ होता था जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ करते थे, और गवर्नमेंट जो थी उनको डर हुआ, भय हुआ कि हमारी गवर्नमेंट गिर सकती है, और उन्होंने इनका जो एक न्यूज़पेपर जो वीकली जर्नल था उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद ये पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई रीज़न नहीं है, आप ये कोई ग्राउंड नहीं है, पब्लिक सेफ्टी पब्लिक ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं इस बेसिस पे आप इनका बैन नहीं कर सकते, उनका फंडामेंटल राइट है। प्रेस का फ्रीडम उसी में ही, प्रेस की लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही इंक्लूड होता है, और जब तक कोई पॉलिटिकल डिस्कशन या नहीं होगा और जब तक कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी तो कोई भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन नहीं हो पाएगा, और ये हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो आप ऐसे बैन नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ को, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर था, एक्ट था, उसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके उन्होंने बोला आप बैन नहीं लगा सकते हैं। और यही सब देखते हुए गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में पहले सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, उसमें बाकी सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तब तक के लिए नमस्कार, अगले जज में मिलते हैं हम लोग।